जो बच्चा वाईटी पे फ्री पढ़ना चाह रहा है तो कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमको चाहिए, कुछ वहाँ से की पॉइंट चाहिए जो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। कह रहा है कि एक हमको रिलेशन फाइंड आउट करके बताओ कि x हमेशा y से छोटा होगा, 4b से संबंधित नहीं है, तो ये वाला रिलेशन क्या कहलाएगा। हेलो बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग विश्वास स्टेट बोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं भाई, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विश्वास स्टेट बोर्ड में, मैथ्स का क्लास 12। ठीक है, चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो या फिर बिहार बोर्ड का या फिर किसी अदर बोर्ड का भी बालक देख रहा है, सीबीएसई बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बालक हो। तो आज हम लोग क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध और फलन। जैसा आप लोगों को पता है कि भाई विश्वास स्टेट बोर्ड की जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब आपके धीरे धीरे वन शॉट वीडियो जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चा वाईटी पे फ्री पढ़ना चाह रहा है तो कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। पहले आपका वन शॉट वीडियो जाएगा, आप उसको स्टडी करिए, उसको पढ़िए आराम से। उसके बाद आपके एमसीक्यू सेशंस लाइव जाएंगे, वहां से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैच के बारे में था। अब अगर हम लोग बात करें आज जो है क्या पढ़ने वाले हैं, गणित की बात कर रहे हैं। और गणित में जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पहला चैप्टर भाई क्लास 12 का, क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 किसी भी बोर्ड के आप हो, बट स्पेशली किसका है, यूपी एंड बिहार बोर्ड का है। अदर बोर्ड्स के भी हो बालक तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, संबंध और फलन। संबंध और फलन चैप्टर नंबर कितना है बेटा, 1। चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जिसे बोला जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। आज का लक्ष्य क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर ही है। हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़ेंगे इसी में। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे। क्या क्या भैया, ऑन टू, इन टू। ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ऑन टू इन टू भी पढ़ेंगे। क्लियर है, वन वन भी पढ़ेंगे, वन वन, वन वन एंड मेनी वन। इतनी सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेनी वन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे पूरा का पूरा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें क्लास 12 की जर्नी, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th में भी एक चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। तो वहां से कुछ चीजें हमको चाहिए, कुछ वहां से की पॉइंट चाहिए जो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो वहां पे क्या पढ़े थे आप, एक पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्तीय गुणन, जिसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता था, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं। सेट तो पता है, सेट तो पता है ना बेटा। जैसे दो सेट है, ए है भैया जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, बी है जिसमें दो एलिमेंट है ए बी। ये दो सेट है हमारे पास। अब ध्यान से सुनो, सेट है तो है, जो ए क्रॉस बी होगा, कार्तीय गुणन की बात करें अगर हम लोग, किसकी बेटा, कार्तीय गुणन की। तो कार्तीय गुणन का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसमें क्या आएगा भैया, इसमें आएगा
कर्ली ब्रैकेट, आप पहला एलिमेंट्स उठाओगे, 1 को उठाओगे, इन दोनों के साथ पेयर कर दो, 1 कॉमा बी। फिर सेकेंड वाले को उठाओ, दूसरे वाले से पेयर कर दो। तो ये क्या कहलाता था? कार्तीय गुणन कहलाता था। क्या कहलाता था बेटा? ये कार्तीय गुणन कहलाता था। तो कार्तीय गुणन में कुल अवयवों की संख्या कितनी होती थी बेटा? n। ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होते थे बेटा? p इंटू क्यू। कितना? p इंटू क्यू। जहां p क्या है बेटा? समुच्चय ए में कुल अवयव, समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या, और बी सॉरी क्यू क्या है? समुच्चय बी में कुल अवयवों की संख्या। क्लियर है? ये कुल संख्या, समुच्चय ए में कुल संख्या, समुच्चय बी में, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहां पे देखा जाए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पहले में 2 थे, दूसरे में 2 थे, दोनों 2, 2 इंटू 2 4। कितना आया भाई? 4। तो टोटल कुल अवयवों की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। क्लियर है? ये क्या है? ये कार्तीय गुणन है। दो सेट का हम लोग क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? गुणन कर रहे हैं। ठीक है, दो सेट्स का आपस में गुणन कर रहे हैं। बट सर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो है भाई, वो क्या है? कार्तीय गुणन का सबसेट होता है। कार्तीय गुणन का सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन क्या है बेटा? कार्तीय गुणन का सबसेट है। ध्यान से सुनना। अगर हम लोग संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध की मतलब कि रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है मतलब कि R जो है ये सबसेट होगा A क्रॉस B का। R क्या होगा भैया? A क्रॉस B का सबसेट होगा। R क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा भैया? उपसमुच्चय होगा A क्रॉस B का। अगर हमें A टू A या फिर A टू B, A टू B कुल संबंधों की संख्या फाइंड आउट करनी है, कुल संबंधों की संख्या, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। जहां जहां p ए में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, एंड q b में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या। ठीक है, कुल अवयवों की संख्या। अब ध्यान से सुनो, ये चीज तो यहां तक ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए सेट है, इसमें 1 2 3 है। ठीक है, बी सेट है जिसमें 2 3 4 है। हमको एक रिलेशन बनाना है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एंड x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। ये एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? दो सेट हमको गिवन है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में है 2 3 4। देन हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना। देखो वैसे तो रिलेशन कितने होंगे? अगर ए टू बी टोटल रिलेशन फाइंड आउट करें तो ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 9, मतलब कि 512। टोटल रिलेशन कितने आएंगे? 512 आएंगे।
ए टू बी अगर हम लोग टोटल रिलेशन फाइंड आउट करें तो 512 आएंगे। बट इस 512 में से जो ये 512 आ रहे हैं ना, इसमें से हमको एक रिलेशन चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक हमको रिलेशन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो आ रहे हैं कितने हैं भाई, 511, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसी से लेना देना है। तो रिलेशन बनाओ भैया। कितने हैं, 1 2 3, और ये कितना बेटा, 2 3 4। मैपिंग करा दो इनकी। मैपिंग करा दो, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहां से आप कह सकते हो भैया कि रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,2, 2,3 एंड 3,4। अच्छा सर कोई और रिलेशन बताओ। सर आपने बोला 512 रिलेशन बन रहे हैं, मान लेते हैं ये आर है, कोई और रिलेशन हमको बताओ। सर समझ में नहीं आया, कोई और रिलेशन बनाओ। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं एक R1 है, ये क्या कह रहा है कि भैया x लेस देन y होगा, जहां x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। कह रहा है कि एक हमको रिलेशन फाइंड आउट करके बताओ कि x हमेशा y से छोटा होगा। x क्या होगा, हमेशा y से छोटा होगा। अब बात देखो इधर समझो, अब इस R1 को हम लोग जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेटा क्या लिखेंगे, 1 किससे किससे छोटा है, सर 1 2 से भी छोटा है, 1 3 से भी छोटा है। आगे 2 किससे छोटा है, सर 2 जो है सिर्फ 3 से छोटा है। तो ये एक नया रिलेशन बन गया, क्या क्या, 1,2, 1,3, 2,3। क्या इसके अलावा कोई और रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। ये R1 हो गया, दो रिलेशन हमने बनाए। ऐसे कितने होंगे भाई, 512 थे, दो हमने बनाए 510, ऐसे और होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीज कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको गिवन रहेगा कि ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, ये पर्टिकुलर रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, Na का मतलब क्या है भैया, 3 है। Nb का मतलब क्या है, ये भी 3 है, ये 3 है, ऊपर वाला 3 है। ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3। बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3। क्लियर है। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसे बहुत सारे रिलेशन होंगे, हमको एक रिलेशन ऐसा चाहिए। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हम लोग इम्पटी रिलेशन बनाए, इम्पटी रिलेशन बनाने की कोशिश करें, कौन सा रिलेशन इम्पटी, मान लेते हैं R3। R3 ऐसा रिलेशन है कि R3 हमको ऐसा रिलेशन बनाना है कि भैया y इज इक्वल टू, हाँ ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जहां x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। क्या कोई ऐसा रिलेशन फाइंड आउट हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू किससे है, a से संबंधित है। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू भैया 4 आ रही है, बट ये नॉट बिलोंग्स टू b है। बट 4 क्या है भैया, नॉट बिलोंग्स टू b है, तो 4 b से संबंधित नहीं है। तो ये वाला रिलेशन क्या कहलाएगा, ये सर इम्पटी का कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। और कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा a क्रॉस b आ जाए, पूरा का पूरा कार्तीय गुणन आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिलेशन क्या है, सार्वत्रिक है या फिर यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या बात कर रहे हैं भाई, सार्वत्रिक, ये इम्पटी रिलेशन हो गया। सार्वत्रिक रिलेशन की बात करें, अभी दिखाएंगे, ठीक है। रिलेशन की बात करें, कोई ऐसा रिलेशन जो इक्वल हो जाए a क्रॉस b के, तो ये क्या हो जाएगा भैया, सार्वत्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, सार्वत्रिक रिलेशन हो जाएगा, अभी देखेंगे फार्मूला में। क्लियर है, तो रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन का मतलब क्या है, एक सेट का दूसरे सेट से क्या संबंध है,
क्या चीजें हो रही हैं दूसरे वाले समुच्चय के साथ, इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो भाई यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। वैसे हमको पढ़ना कितना है, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें बेटा, तो जो रिलेशन के प्रकार हैं, एक तो रिक्त संबंध, दूसरा भैया सार्वत्रिक संबंध, उसके बाद स्वतुल्य, देन सममित, एंड आखिरी में संक्रमक, और एक और आखिरी में तुल्यता, और एक तत्समक भी कह सकते हो। बस इतने रिलेशन पढ़ने, इतने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने हैं, इतने रिलेशन पढ़ने हैं। क्या क्या भैया, रिक्त, सार्वत्रिक, उसके बाद आपका स्वतुल, सम्मित, संक्रमक, तुल्यता एंड एक तत्समक का है। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डिफिनेशन देखता हूँ। रिक्त संबंध क्या होगा कि सर कोई ऐसा रिलेशन बन रहा हो, कोई ऐसा रिलेशन बन रहा हो जो आर में नहीं आ रहा हो, जो आपका ए क्रॉस बी है उससे संबंधित नहीं है, ए क्रॉस बी से, ठीक है, मतलब उसके बाहर आ रहा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि y बिलोंग्स टू 4, क्या y की वैल्यू जो 4 थी वो बिलोंग्स टू b था, सेट b से था, नहीं सर सेट b में 4 नहीं था, तो कहलाया रिक्त संबंध। अब सार्वत्रिक संबंध की बात करें तो सार्वत्रिक संबंध का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा a क्रॉस b आ जाए। अगर पूरा का पूरा a क्रॉस b आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, स्वतुल्य का संबंध। स्वतुल्य का संबंध ये है कि हम लोग जो सेट गिवन रहेगा, जैसे सेट ए गिवन है, सेट ए में ए बी सी 3 वैल्यू है, सेट ए में 3 वैल्यू है ए बी सी, तो इन ए बी सी का रिलेशन में क्या होगा, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी होना चाहिए, उसके साथ कोई एलिमेंट्स हो जाएगा तो चलेगा, ये क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। सम्मित का मतलब क्या है, अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, सम्मित हो जाएगा। संक्रमक का मतलब क्या है, ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, देन ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। बट अगर बी कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर तीनों रिलेशन एक साथ हैं, कौन कौन से, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, देन ये तुल्यता का संबंध कहलाएगा। आखिरी बचता है आइडेंटिटी का रिलेशन। आइडेंटिटी के रिलेशन में क्या होता है बेटा, जैसे हमने बताया ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सिर्फ यही प्रेजेंट हो, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स ना प्रेजेंट हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे तत्समक संबंध। ठीक है, डन है भाई, इतनी बात डन है, क्लियर है इतनी बात। चलो भैया फटाफट एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, इम्पटी रिलेशन। पहला क्या है बेटा, इम्पटी रिलेशन। पहला क्या है बेटा, इम्पटी रिलेशन। अब इम्पटी रिलेशन होता क्या है, ध्यान से सुनो। यदि समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो समुच्चय ए के उस संबंध को हम लोग इम्पटी रिलेशन का रिक्त संबंध कहते हैं या फिर इम्पटी रिलेशन कहते हैं। मतलब कि आर इज इक्वल टू फाइव आ जाए, कोई संबंध ही ना हो, आर इज इक्वल टू फाइव आ जाए, जैसे पिछले वाले में आया था, आर इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, फाइव आया था, क्योंकि वाई बिलोंग्स टू बी नहीं था, 4 जो है बी से संबंधित नहीं था। जैसे यहां पे बोला गया है कि भैया ए है हमारे पास सेट। अच्छा ध्यान से सुनना, जो रिलेशन है ना जो आपकी बुक में दिया गया वो ए टू बी ना दे के ए टू ए गिवन रहता है, मतलब कई जो सेट गिवन है उसी का उसी के साथ हमें संबंध देखना होता है। क्लियर है, तो अगर मैं ए टू बी कह रहा हूं या फिर ए टू ए कह रहा हूं तो आपकी बुक में ए टू ए गिवन है, ए टू बी बहुत कम जगह गिवन है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि खुद का खुद के साथ संबंध कैसे हो सकता है, दोनों सेट सेम कैसे हो सकते हैं, हो सकता है बेटा, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, सेट है ए है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि आर हमको लेना है ए कॉमा बी। ठीक है, पेयर आपको पता है पेयर क्या होता है भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसी को पेयर बोले जाते हैं। ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 20। तो और यहाँ पे आपको ये भी रखना है कि भाई ए भी आपका किससे संबंधित है, ए से, और बी भी आपका किससे संबंधित है, ए से।
तो आपको ए और बी का डिफरेंस जो है ऐसे दिखाना है कि 20 आ जाए। अच्छा आप खुद ध्यान से सोचो, 1 से लेके 5 तक हमारे पास नंबर है, 1 से 5 तक के नंबर्स का अगर हम लोग इसमें से 2 नंबर उठाएं और उसका डिफरेंस बोले 20 आ जाएगा, आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो। 5 - 1 सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आएगा, या तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू ले लो और सबसे छोटी वाली वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, यही तो डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। तो 5 सबसे बड़ी वैल्यू है, छोटी वाली 1 है, तो 5 - 1 करो कितना आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। मैक्सिमम डिफरेंस 4 आएगा और मिनिमम डिफरेंस कितने आने वाला है, 0। 5 - 5 कर लो, 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है, 4। यहाँ पे इन्होंने बोला कितना है, 20, तो 20 आने से रहा तो 20 तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी युग्म a, b इस संबंध में, ठीक है, कोई भी युग्म इस संबंध को संतुष्ट नहीं करता है, अतः यह क्या है बेटा, एक रिक्त संबंध है। क्या है बेटा, एक रिक्त संबंध है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, रिक्त संबंध है। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का मतलब क्या है बेटा, R = 5, R = 5। चलो भाई, पहला समझ में आ गया। दूसरा, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या है, पूरा का पूरा A क्रॉस B आ जाए या फिर A क्रॉस A आ जाए। ठीक है, पूरा का पूरा आपका कार्तीय गुणन ही आ जाए। ध्यान से सुनो, सार्वत्रिक संबंध, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, सभी अवयवों से संबंधित हो, A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध A का सार्वत्रिक संबंध या फिर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे A में है क्या भाई, A 1 2 3 4 5 है। अब इन्होंने बोला कि R हमको लेना है A, B और A B क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो भाई साहब यहाँ जो ऊपर नंबर लिखे गए वो खुद ही ग्रेटर देन 0 है। कोई 0 से छोटा या फिर 0 के इक्वल है, नहीं सर, 0 से छोटा और इक्वल कोई नंबर नहीं है। सबके सब नंबर्स क्या है, 0 से बड़े हैं। तो यहाँ पे सारे पेयर बनेंगे, यहाँ पे सारे रिलेशन बनेंगे एक साथ। मतलब कि R = क्या आ जाएगा बेटा, R = क्या आ जाएगा, A क्रॉस B। तो अगर A क्रॉस B R = आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इनवर्सल रिलेशन है। क्या है भैया, इनवर्सल रिलेशन। क्लियर है भैया, दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक क्या है इम्पटी रिलेशन, दूसरा क्या है इनवर्सल रिलेशन। ठीक है, डन है भाई, दो डन है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ये आपको प्रूव करने के लिए आता है। 3 रिलेशन प्रूव करने के लिए आते हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक, ये तीनों आपको क्या करने होते हैं भाई, प्रूव करने होते हैं कि ये तीनों है कि नहीं है। क्लियर है, देखते हैं हमारे स्वतुल्य में क्या होता है कि यदि समुच्चय A का, ध्यान से देखना, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंध हो, तो ऐसे संबंध R को स्वतुल्य संबंध या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। संबंध R का स्वतुल्य है यदि A, A बिलोंग्स टू R, प्रत्येक अवयव A बिलोंग्स टू A के लिए, जैसे कि किसी समतल में खींची गई रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं की समांतर होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक रेखा है, ये रेखा है, ये क्या होगी, खुद के समांतर होगी, बट ये खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, तो जहां समांतर बोलेगा वो स्वतुल्य हो जाएगा, बट अगर परपेंडिकुलर बोल दिया तो स्वतुल्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे A है भाई हमारे पास, मान लेते हैं 1, 2, और यहाँ पे R एक रिलेशन दे रखा है 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2, ये दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको जो स्वतुल्य बना रहा है ना बेटा, इसको जो स्वतुल्य बना रहा है, 1 है 2 है, तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, ये दोनों मिलके इसको क्या बना रहे हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य, ठीक है, ये आगे बाद में चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो स्वतुल्य क्या हो गया भैया, 1, 1 एंड 2, 2 अगर दिखा तो स्वतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सममित। सममित का मतलब है कि उसका उल्टा भी होना चाहिए। A, B प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपको किस में देखना है, ये आपको उसी सेट में देखना है, उसी रिलेशन में देखना है जो रिलेशन आपको गिवन है, कहीं बाहर से नहीं ढूंढना है।
जो आपको गिवन है उसी में ढूंढना है। ठीक है, आ जाओ भाई इधर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का अर्थ है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए। इसका अर्थ है जो संबंध ए और बी के बीच में है, यदि वही संबंध बी और ए के बीच में, मतलब उसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए हो, तो उस संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास, जैसे ए है 1 2 3 और यहाँ पे रिलेशन है 1 1 1 2। देखो 1 1 खुद का उल्टा भी होता है, तो 1 1 को छोड़ दो। 1 2 है, क्या 2 1 है? जी सर, ये रहा 2 1 है। 1 3 है, ये रहा 1 3। और यहाँ पे क्या है बेटा? 3 1 है, ये 3 2 है, और यहाँ पे 2 3 है। तो मतलब जो गिवन है उसका उल्टा भी गिवन है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा भाई? सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे 1 1 बिलोंग्स टू आर तथा 1 1 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा भी है, तो 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा। और आपको पता है सेट के अंदर केवल एक बार लिखा जाता है, सेट के अंदर रिपीट नहीं की जाते हैं अवयव। तो 1 1 बिलोंग्स टू आर तथा 1 1 बिलोंग्स टू आर। अब 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 भी गिवन है, जस्ट उसका उल्टा भी गिवन है। 1 3 है तो 3 1 भी गिवन है, 2 3 है तो 3 2 भी गिवन है। क्लियर है? तो उसका उल्टा भी आपको दिया गया है, इस वजह से ये क्या है बेटा? सममित है। तीसरे की बात करें संक्रमक के। संक्रमक का मतलब क्या है कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए किसके ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इसे बोलेंगे संक्रमक है। ठीक है, संक्रमक या फिर ट्रांजिटिव है। समुच्चय ए में संबंध आर संक्रमक कहलाता है यदि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये बी कॉमा सी नहीं होता तो हम लोग ए कॉमा सी ढूंढने नहीं जाते। ठीक है, अगर बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी है, देन हम लोग ढूंढने जाएंगे ए कॉमा सी को। अगर ये नहीं है तो हम लोग नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे भैया संक्रमक है। ठीक है, जैसे संख्याओं के समुच्चय में संबंध बराबर है, एक संक्रमक संबंध है यदि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। आपको भी पता है x इज इक्वल टू जेड होगा, x y के पैरेलल है, y z के पैरेलल है, तो x z के पैरेलल होगी। जैसे दो लाइन है, ये x हो गई, ये x हो गई, ये y हो गई। ठीक है, दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के पैरेलल है। अब इस y के ऊपर एक z है, y z आपस में पैरेलल है, और x y आपस में पैरेलल है। तो भैया इस y को साइड रखो और z पे जाओ, क्या x और z आपस में पैरेलल है? आप कहोगे कि जी सर, एक्स और जेड भी आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है? ये क्या हो जाती है? पैरेलल लाइन हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? आपका संक्रमक हो जाएगा, ट्रांजिटिव। नाम याद रखना, ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन, तुल्यता का संबंध, इक्विवेलेंस। इसमें आपको कुछ नहीं देखना होता, आपको बस स्टार्टिंग वाले तीनों चेक करने होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों एक साथ हैं तो आप बोल सकते हो कि इक्विवेलेंस है, तुल्यता का संबंध है। अगर नहीं है तो आप लोग मना कर दोगे डायरेक्ट, भैया इक्विवेलेंस का रिलेशन नहीं है। वह संबंध जो सतुल्य, सममित तथा संक्रमक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। जैसे माना टी एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है तथा संबंध आर इस प्रकार है कि T1 T2 त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के समांतर है, समरूप है। यह संबंध सतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने समरूप होते हैं। ध्यान से सुनना, T1 और T2 एक ही समतल में दो त्रिभुज है, T1 और T2 एक ही समतल में दो त्रिभुज हैं, और ये कह रहा है कि भैया T1 क्या है? सतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने समरूप होता है, समरूप होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर T1 T2 के पैरेलल होगा, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, तो दूसरा वाला भी तो समरूप होगा। भैया कान इधर से पकड़ो, दूसरी साइड से घुमा के पकड़ो, बात एक ही हुई, तो क्या हो जाएगा? सममित भी हो जाएगा। अब यही तीन त्रिभुज की बात हो रही है कि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। क्लियर? तो T1 T3 के समरूप होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये संक्रमक का हो जाएगा, क्योंकि तीनों है ना, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग देखते हैं तुल्यता वर्ग, जिसमें ए अंतर्विष्ट है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। यदि किसी स्वच्छ समुच्चय x में कोई स्वच्छ आर दिया हो तो संबंध आर समुच्चय को परस्पर असंयुक्त समुच्चय ए कहते हैं। ठीक है,
आई के मानों के लिए ए आई के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ए आई का कोई भी अवयव किसी के भी अवयव से संबंधित नहीं है। तीसरा वाला फाई एंड जे समुच्चय तुल्यता वर्ग कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, इक्विवेलेंस का यहाँ पे ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, बस वही 3 चीज पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें पेपर देना है तो पेपर में वही चीजें पढ़नी है जो पेपर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, उदाहरण है, देख सकते हो। ये भी उसी का उदाहरण है। जैसे ए बी दोनों अव्यय स्वर हैं या व्यंजन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर सम्मित संबंध है। ए बी सी तीनों अव्यय स्वर हैं या व्यंजन है, तो ए कोमा बी आर इतना इतना इतना, आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए आपको पता है भैया, तुल्यता के लिए तीनों होना चाहिए, तो तुल, सममित, और आखिरी में भैया संक्रमक। अगर ये तीनों है देन आप कहोगे कि सर तुल्यता का संबंध है। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो ये तुल्यता का संबंध नहीं होगा। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे उस पे, वापस से आएंगे किसमें, फलन पे। ठीक है, रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं फिर फलन पे आएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है। आपको बताना है कि क्या इसमें से कौन सा सम्मित है, कौन सा संक्रमक है, कौन सा आपका तुल्यता का संबंध है। पहले वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है भैया, ए इज इक्वल टू 14 तक है, और आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको इसमें बताना है स्वतुल्य है कि सम्मित है संक्रमक। स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ये ढूंढना है। ये तीनों चीजें आपको ढूंढनी है कि भाई स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। पहले तो ये जो आर लिखा गया है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भैया पहले में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते हुए 14 तक है। दूसरा वाला भी वही सेम ही बॉक्स होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके 14 तक है। क्योंकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3x होगा। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 3 आ रही। 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखा तो 12 आया। तो यहाँ पे r क्या बन जाएगा भैया, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 एंड क्या 5 रख सकते हो? नहीं सर, क्योंकि जैसे ही आप 5 रखोगे, 5,15, ये नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भैया? क्योंकि 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। 15 क्या नहीं है बेटा, ए में नहीं है। तो आर क्या बन गया आपका, जो आर बना है वो क्या बना है, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं पहला रिफ्लेक्सिव। पहला क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सेट के पास जाते हैं, जो सेट गिवन है। सेट क्या है, ए गिवन है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 14 तक। अगर रिफ्लेक्सिव होता तो क्या गिवन होता, आर में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 ऐसे करके गिवन होता। बट यहाँ पे कहीं दिख रहा है 1,1, 1,1 नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य नहीं है। 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है बेटा, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करते हैं, इसी में ढूंढो। 1,3 तो है, क्या 3,1 है, ये है? नहीं सर, नहीं है। 3,1 नहीं है, तो आप लिख लो 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट
3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, आपका सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। संक्रमक की बात करते हैं भाई, 1,3 है, 3,9 है, क्या 1,9 है? नहीं सर, नहीं है। तो आप लिख सकते हो 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 belongs to R, but 1,9 not belongs to R। अतः ये भी क्या है भैया, संक्रमक नहीं है, तीनों एक साथ नहीं है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रमक है। ठीक है, क्लियर है? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोट करो यहां तक, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों नहीं है। डन है यहां तक? चलो भाई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का, दूसरा वाला, दूसरा वाला प्राकृतिक संख्याओं में बात हो रही है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या भैया, r इज इक्वल टू क्या है, x कॉमा वाई, और ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और क्या है, तथा x लेस देन 4। यहाँ पे हमें n बोला गया ना, सेट क्या है भैया, सेट क्या है, n है, सेट क्या है बेटा, n है। अब हमें ढूंढना है कि क्या होगा इसमें, y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 5 आपको गिवन है। तो दोनों सेट में क्या है, इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए। ठीक है, तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 का किसके साथ संबंध, 6 का, 2 के किसके साथ, 7 का, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। पर ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स पुट किया, क्या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका मतलब क्या है भाई, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। मतलब कि यहां पे आपको ना तो 1,1 दिख रहा है, ना तो 2,2 दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, ये कुछ भी आर में नहीं है। आर में क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, आर में 1,6 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा भाई, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा, सम्मित की बात करें, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमें क्या करना है, x और y को इंटरचेंज करना है, तो यहां से x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस 5, मतलब कि आप x की वैल्यू क्या रखो, y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं सर ये इक्वल नहीं है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस, तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब सम्मित नहीं, सम्मित नहीं है। आप भी जानते हो 1,6 तो R में है,
बट 6,1 क्या आर में दिखेगा? नहीं दिखेगा। 6,1 आर में नहीं दिखेगा। अब हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? संक्रमक की बात करते हैं। 1,6, 2,7, 3,8 एंड ऐसे करते हुए बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये भैया क्या है भैया? संक्रमक है, संक्रमक है। क्योंकि भैया 1,6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन उसके बाद 6 से कोई और नंबर तो स्टार्ट ही नहीं रहा। अच्छा हो रहा होगा, एक हो रहा होगा 6,11, सॉरी संक्रमक नहीं है। क्या नहीं है भाई? संक्रमक नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। यहाँ कहीं आ रहा होगा क्या? 6,11, 6,11 तो आर में है, बट भैया 1,11 आर में नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये क्या नहीं है? संक्रमक नहीं है। क्या नहीं है बेटा? संक्रमक नहीं है। तीनों चीजें समझ में आ गई, स्वतुल, सम्मित और संक्रमक। कहाँ पे स्वतुल है, कहाँ पे सम्मित है और कहाँ पे संक्रमक है, तीनों चीज समझ में आ गई। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद हम लोग इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हो रहा है कि y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। कोई संख्या है y भाज्य है x से, तो मतलब जो पीछे नंबर आ रहा है वो x से कटना चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, सेट दे रखा a 1 2 3 ऐसे करते हुए 14 तक, 14 तक नहीं है 6 तक है, सॉरी 6 तक है। अब r दे रखा है x, y सच दैट y भाज्य है, y भाज्य है x से। किससे बेटा भाज्य है? x से। चलो भाई करते हैं, ध्यान से सुनो। ए है, आर है, वाई यहाँ पे भाज्य, भाज्य का मतलब क्या है कि जो वाई वाली संख्या है उसको एक्स पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, पूरा का पूरा कट कर रहा है। तो हमें क्या लेना है? 1 से लेके 6 तक नंबर लेना है। तो वाई भाज्य है, इसका मतलब आर जो पेयर बनेगा वो बनेगा 1,1, क्योंकि भैया 1 को 1 काटता है, 1,2 भी 2 को 1 काट देगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा ये भाई साहब 1,6। 2 के साथ 2,2 आएगा, 2,4 आएगा, 2,6 आएगा। 3 के साथ 3,3 आएगा, 3,6 आएगा। 4 के साथ 4 4 5 5 एंड 6 6। क्या इसके अलावा कुछ आएगा? इसके अलावा क्या कुछ आएगा? नहीं सर, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अब हम लोग तीनों चेक करते हैं 1 बाई 1 करके, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों चेक करते हैं कि है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए देखो भैया सब हैं 1 1, 6 6, ये सब के सब आर में है, इस वजह से क्या है भैया? स्वतुल्य है। सबके सब आर में है, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, सब के सब किस में दिए हैं? आर में, इस वजह से ये क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा भैया सममित की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सममित की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इस वजह से सम्मित नहीं है, संक्रमक। 1,2 है, 2,4 है, ये भी सही है।
3,3 है, 3,6 है। संक्रमक हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो संक्रमक तो है भाई 1,1 है, 1,2 है, 1,24 है, 1,6 भी है, 2,2 है, 2,4, 2,4 भी है, 2,6 है, तो 2,6 भी है। 3 के साथ 3,3, 3,6 है, 4,4, तो ये भैया संक्रमक है। आप कोई भी देख लो, 3,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,6 बिलोंग्स टू आर। यहाँ से भैया ये 3,3 हटा दो तो भी तो 3,6 आर में है ना, इसका मतलब ये है। तो क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रमक भी है। ठीक है, तो एक नहीं है, बाकी दो हैं। आप कह सकते हो कि स्वतुल्य सम्मित संक्रमक में से दो है, एक नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर हम लोग बनाए, फोर्थ वाले में कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू है x, y, और इन्होंने बोला कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक क्या है बेटा, पूर्णांक है या फिर इंटीजर है? एक पूर्णांक है या फिर इंटीजर है। क्लियर है? तो आपको बताना है। अच्छा, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो आप ऐसे चेक करो, कोई भी आप इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, उनका डिफरेंस लोगे तो हमेशा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो अगर हम लोग स्वतुल्य चेक कर रहे हैं, इसमें स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर है, या फिर आप कह दो z है। z का मतलब क्या है, पूर्णांक है। z का मतलब क्या है बेटा, पूर्णांक है। आपने x, y की जगह आपने x रखा, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा, 0 आ रहा। 0 भी क्या है बेटा, एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य है। सममित की बात करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर z है, तो x और y को इंटरचेंज कर दो, तो भैया y माइनस एक्स भी तो एक इंटीजर ही होगा। ये अलग बात है निगेटिव का होगा या पॉजिटिव का, वो अलग बात है। ये भी तो क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, एक पूर्णांक ही होगा, तो सममित भी है। तीसरा संक्रमक की बात करते हैं। अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है और y माइनस, अब इसको हटाओ यार, x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको i लिखना पड़ेगा, इंटीजर। y माइनस जेड इज इक्वल टू आई है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर है, y माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर है, तो भैया x माइनस जेड भी आप करोगे, x माइनस जेड भी करोगे तो भी तो ये इंटीजर ही आएगा। कैसे, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो भी एक इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा। इसका मतलब ये भी है। तो अगर तीनों है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, तीनों है भैया, तीनों है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, तुल्यता का संबंध हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि तीनों है ना, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम लोग फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में बहुत सारे पार्ट है, ठीक है, तो फोर्थ वाला निपटाते हैं, फटाफट सॉल्व करिए आप।
ठीक है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों की समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दो लोग हैं, एक ही स्थान पे काम करने जाते हैं, एक्स तथा वाई। आपको देखना है कि भैया क्या काम कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। मान लेते हैं ये एक प्लेस है, यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, 3 लोग हैं। ये एक प्लेस है, नगर है। ध्यान से सुनो, ये प्लेस है, बोल दो ए। 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तीनों लोग काम करने जाते हैं। तो तुल्य के लिए क्या एक्स जहां काम कर रहा है वहीं उसका एक्स भी काम कर रहा है। एक्स का मतलब क्या है, खुद का खुद के साथ संबंध है। आप कहोगे जी सर खुद का खुद के साथ संबंध है। सिमिलर वाई का भी, जेड का भी। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। हम लोग ये 4th वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, 4th का ए। स्वतुल्य है, बिल्कुल है। सममित की बात करें, अगर एक्स और वाई, अगर एक्स वाई के यहां काम कर रहा है, ऐसे समझो एक प्लेस है, उस प्लेस पे एक्स काम कर रहा है और वाई काम कर रहा है। तो अगर एक्स वाई के बराबर काम कर रहा है तो वाई एक्स के साथ भी तो काम कर रहा है, ऐसे समझो। एक्स वाई के साथ काम कर रहा है तो वाई एक्स के साथ भी तो काम कर रहा है। अगर दो लोग आपस में साथ में काम कर रहे हैं तो एक्स वाई के साथ काम कर रहा है, उसका उल्टा भी है, वाई एक्स के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सम्मित भी है। और तीसरा संक्रमक की बात करें, क्या संक्रमक भी है, बिल्कुल है। एक्स वाई के साथ काम कर रहा है, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो भैया एक्स जेड के साथ काम कर ही रहा है ना, तो ये संक्रमक भी है। ठीक है, 4th के ए में तीनों का तीनों है। क्लियर है? आते हैं इसमें, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में आते हैं तो ये तो सेम ही है, डिट्टो है। काम करे या साथ रहे, बात एक ही है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसकी बात समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन सी वाला। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। स्वतुल्य के लिए आप क्या चेक करोगे, y इज इक्वल टू आप x रख दो, तो x प्लस 7। क्या ये सही बात है? नहीं। कोई खुद से लंबा कैसे हो सकता है, कोई खुद से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित, अगर x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 है, हमने जैसे इंटरचेंज किया, तो क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 होगा? सर नहीं होगा। एक वैल्यू आप कह रहे हो कि दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, फिर आप कह रहे हो कि पहले वाली जो वैल्यू बड़ी थी अब दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ी। भाई क्या मजाक चल रहा है? अगर x y से बड़ा है तो y x से कैसे बड़ा हो सकता है एक ही टाइम पे? नहीं हो सकता, इसका मतलब सममित भी नहीं है। उसके बाद संक्रमक, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। x क्या है, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। y क्या है, z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो x जो है z से कितना बड़ा होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत बात है, तो संक्रमक भी नहीं। सेम ये एक्स वाई की पत्नी है, नहीं बात है भाई। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है? दोनों रिवर्स कैसे हो सकते हैं? अरे एक्स इज इक्वल टू वाई कर रहे हैं ना, तो दोनों रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या कोई खुद का पति या पत्नी हो सकता है? नहीं सर, कोई खुद का पति पत्नी कैसे हो सकता है? स्वतुल्य भी नहीं। एक दूसरे की पत्नी है, वो किसी और की पत्नी है, फिर पहले वाली तीसरे वाली की पत्नी है, ऐसी भी बात होती है? नहीं सर, ऐसी भी बात नहीं होती है। तो ये भैया तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। सेम इसमें भी तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। ठीक है, इसमें भी तीनों नहीं है। जैसे एक्स वाई का, पहले तो एक्स खुद का पिता होगा क्या? नहीं सर, कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है?
एक्स वाई का पिता है तो क्या वाई एक्स का पिता होगा? नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कि भाई वाई एक्स का बेटा है, अभी कह रहे हो कि एक्स वाई का बेटा, क्या उल्टा चल रहा है? नहीं होगा, तो तीनों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों नहीं है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ये हमको प्रूव करना है। जब भी आपको ऐसे दिख जाए सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस तो इजी हो जाते हैं। क्या है रिलेशन हमारे पास? ए कॉमा बी, बी स्क्वायर। ठीक है, ये है भैया सतुल्य। सतुल्य के लिए क्या रखना पड़ता है? बी इज इक्वल टू ए रखना पड़ता है। तो भैया ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इन्होंने बोला वास्तविक संख्याओं के लिए। क्या भैया? वास्तविक संख्याओं के लिए। मतलब कि अगर हम लोग बोल दें ए इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखो, 1/4। गलत बात है? 1/2 1/4 से छोटा होगा बालक? नहीं होगा सर। इसका मतलब बच्चा क्या हो गया? ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा, सममित की बात कर रहे हैं। सममित की बात कर रहे हैं। ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, तो बी लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? बी लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई वैल्यू रख लो, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 रखा, बी इज इक्वल टू 2 रखा, तो भैया 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, सही बात है। 2 का स्क्वायर 4। दूसरे वाले में रखा हमने, 2 हो गया लेस देन 1 हो गया। गलत बात है भाई, गलत बात है। तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। गलत बात है तो सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। तीसरा, संक्रामक की बात करते हैं। ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो हम लोग रख लेते हैं भैया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3, ऐसे करके रख लेते हैं। तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, 2 लेस देन आर इक्वल टू 9 एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू 9। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ए लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होना चाहिए था। यहाँ तक तो ठीक है। बट जरा उल्टा करके देखते हैं हम लोग। उल्टा करके, उल्टा करके मतलब 1/2 1/4 रख के। हम्म 1/4 रखते हैं ना, ऐसे 1/2, 1/3, 1/2 एंड 1 रखते हैं। ये ए की वैल्यू रखते हैं, ये बी की वैल्यू रखते हैं, और ये सी की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संक्रमक के लिए। 1/3 का मतलब है 1/3, लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या है भैया? 1/4। ठीक है, गलत बात है क्या? गलत बात है। तो उल्टा करके देखो वापस, अभी इसको कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। जो 1/3 1/2 1 रख रहे थे, अब इसको ऐसे रख दो, 1 1/2 1/3। अब चेक करो, 1 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। अब तो और नहीं बैठ रहा, अब तो और नहीं बैठ रहा भाई। ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू आप बी स्क्वायर से छोटी, ए की वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 4, 4 एंड 8, 1 1/2 3, माइनस का 1/2 रख दो, एक सेकंड, माइनस का 1/2, B1 एंड C, माइनस का 1/2 1/2 एंड C कितना हो जाएगा भाई?
अच्छा इसको 1 ही रखना पड़ेगा, 2 रख लो, ऐसे रख लो, कोई नंबर रख लो, या फिर 1/4 रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 1/2 लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब 1। बात सही है, आगे बढ़ जाओ, 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, ये भी सही बात है। तो 1 माइनस 1/2, ये भी सही बात है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें ये आपका संक्रमक नहीं होगा, तो ये बेटा संक्रमक भी नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर ऐसा आ रहा होगा जिसमें ये संक्रमक वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही होगी। डन है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 से लेके 6 तक कोई नंबर है, 1 से लेके कहां तक है भाई, 6 तक, और ए बी बी इज इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र सममित या संक्रमक है। तो सबसे पहले हम लोग आर लिख लेते हैं ना, बी इज इक्वल टू कितना है, a+1 है, तो अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 रखा तो ये 5, और ये 5 रखा तो 6। इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि भाई 6 के बाद 7 आता है और 7 हमें सेट में दिया नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं। ठीक है सर, अब स्वतुल्य के लिए हम लोग चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए क्या 1,1 है आर में, नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित, बेटा सम्मित, 1,1 बिलोंग्स टू आर, नहीं है। सम्मित की बात करते हैं, सम्मित की बात, तो अगर 1,2 है, क्या 2,1 आर में है, नहीं है सर, 2,r नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। संक्रमक की बात करते हैं, 1,2 है, 2,3 है, क्या 1,3 है, नहीं है, 1,3 नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो क्या नहीं है, तीनों नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रमक भी नहीं है, तीनों के तीनों इसमें नहीं है। क्लियर है, डन है भाई यहां तक। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। बोला कि भैया एक रिलेशन है आर में ए लेस देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित है, तो स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। आर इज इक्वल टू कितना है भाई, ए, आर क्या है, रिलेशन है, आर क्या है भाई, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। तो भैया ए लेस देन आर इक्वल टू बी हमको ये चेक करना है। पहला स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए अगर हम लोग चेक करें तो भैया ए लेस देन आर इक्वल टू बी में अगर हम लोग बी इज इक्वल टू ए रख दें तो कह सकते हैं कि भैया ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, यहां से क्या है, ए इज इक्वल टू ए है, मतलब बात सही कह रहा है, बात सही कह रहा है कि भैया ए इज इक्वल टू ए आ सकता है, तो स्वतुल्य है। डन है, आगे आ जाओ, सम्मित की बात करते हैं। ए लेस देन आर इक्वल टू बी है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बी लेस देन आर इक्वल टू है, क्या ये दोनों भैया एक दूसरे के विपक्ष में है, ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में बैठे हैं। एक बार आप कह रहे हो कि सर बी ए से बड़ा है, दूसरी बार आप कह रहे हो कि बी ए से छोटा है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, तो सम्मित नहीं है। संक्रमक की बात करते हैं, संक्रमक की, ए लेस देन आर इक्वल टू बी है, बी लेस देन आर इक्वल टू सी है, आप इन दोनों के साथ में लेके जाओ, भैया ए लेस देन आर इक्वल टू सी है, बात सही है, तो संक्रमक है।
क्या इन्होंने यही बोला सतुल तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है? तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा, किंतु सम्मित नहीं है। क्लियर है? तो सतुल्य है, संक्रमक है, सम्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए लेस देन आर इक्वल टू बी का क्यूब है। ए लेस देन आर इक्वल टू बी का क्यूब है, इसको चेक करते हैं हम लोग। पहला, ए लेस देन आर इक्वल टू बी का क्यूब है। अच्छा, बी का क्यूब आर में है भैया, आर में आर है, आर टू आर में, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, स्वतंत्र हो। तो तुल्य के लिए सर ये है ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, हम लोग बी इज इक्वल टू ए रख दें, तो ए लेस देन आर इक्वल टू ए का क्यूब, ए लेस देन आर इक्वल टू ए का क्यूब होगा क्या? ए लेस देन आर इक्वल टू ए का क्यूब होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप ए की वैल्यू 1 रख के देखो, 1, यहाँ पे जैसे ही आपने ए की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, कोई भी रख लो, ठीक है। हाँ, बट एक ध्यान रखना, अगर हमने ए की वैल्यू 1/2 रख दी, क्या ये वैलिड है? अरे भाई साहब, क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड है सर, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हमने ए की वैल्यू 1/2 रखी, 1/2 क्यों रख रहा है? क्योंकि आर बोल रखा है भाई साहब ने, आर बोला है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोला, 1/2 रखा, 1/8 आ रहा है। 1/8 1/2 से छोटा होता है, तो मतलब ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करते हैं, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है, तो भैया ए और बी को इंटरचेंज बोलो कर दो, तो बी लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब होगा क्या? बी लेस देन आर इक्वल टू ए का क्यूब होगा। अभी आपने बोला कि भाई ए जो है बी क्यूब किस छोटा है, तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं हम लोग। ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 8, सही बात है। फिर 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये गलत बात है, गलत बात है ना, कि यहाँ पे 1, 2 तो पॉसिबल है, बट 2, 1 तो दिए नहीं है। 1, 2 आर में पॉसिबल है, बट 2, 1 आर में पॉसिबल नहीं है, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, तो सम्मित नहीं है। ठीक है, एक आखिरी चेक करते हैं, संक्रमक। संक्रमक या फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है, बी लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब है, देन होना क्या चाहिए भैया? ए लेस देन आर इक्वल टू सी का क्यूब, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। चलो भाई, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रखते हैं, सी की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 8, 2 लेस देन आर इक्वल टू 9, 9 9 27, एंड 3, सॉरी 1 लेस देन आर इक्वल टू 27। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा भैया? संक्रमक है, सिर्फ संक्रमक है, बाकी दो नहीं है, स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संक्रमक है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, उसमें जो आगे वाला नंबर है, जो आगे वाला नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। फंक्शन जिसे फलन बोला जाता है, सबसे आसान तरीका है फलन आइडेंटिफाई करने का, कि जो आर में आगे वाली वैल्यू है कभी भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध
जिसमें जिसमें पेयर के एक्स वाली वैल्यू केवल एक बार आए। ये बुक में नहीं है, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। केवल एक बार आए फलन कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 4 है। ठीक है। अब एक हमारे पास रिलेशन है x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, जहां ये भी a है, ये भी a है, जहां x एंड y दोनों बिलोंग्स टू a है। दूसरा भैया ये r1 है, r2 है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है। अब इसमें आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा फलन है, कौन सा रिलेशन फलन है। ठीक है, ये दोनों हमको गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि भैया दोनों में से कौन सा रिलेशन फलन है, कौन सा रिलेशन फलन नहीं है। सारे रिलेशन फलन नहीं हो सकते, सभी रिलेशन फलन नहीं हो सकते, कुछ ही रिलेशन होते हैं जो फलन होते हैं, बट इसका जस्ट उल्टा सही है। इसको लिखने जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, 1,2, 1, नहीं 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 रुक जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, 3,2। ठीक है। अच्छा इसको उल्टा करो जरा, ये x लेस देन वाई करो, अब सही रहेगा। इसको क्या लिखोगे भैया, 1,2, 1,3 एंड 1,4। फिर उसके बाद 2,3, 2,4, उसके बाद 3,4 ये लिखोगे। अच्छा 2,2 लिख सकते हो, 2,2 नहीं लिखा है, ठीक है ये लिख सकते हो। यहाँ पे आगे वाला नंबर रिपीट हो गया, आगे वाला नंबर रिपीट हो गया, तो आगे वाला नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है भैया, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। अभी देखते हैं भैया, फंक्शन नहीं है, ये चेक करो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, क्या इसमें आगे वाला नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफिनेशन है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, जो आपको समझ में आएगा। तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो ये वाला रिलेशन क्या है भाई, फंक्शन है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। अच्छा ग्राफ से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्राफ से भी। ठीक है, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग देखेंगे बाद में। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें, पहला क्या है बेटा, 1 1, जिसे एकाकी बोला जाता है। दूसरा है बेटा बाहु एकाकी या फिर मेनी वन। तीसरा है बेटा आच्छादक, जिसे हम लोग ऑन टू बोलेंगे। तीसरा है बेटा अंतरछेपी।
जिसे हम लोग इनटू बोलेंगे। ये चार चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ये चार चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। 1 1 का मतलब है कि प्रत्येक x के लिए y की एक वैल्यू अवेलेबल हो, प्रत्येक x के लिए y की केवल एक वैल्यू अवेलेबल हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। 1 1 फंक्शन बोलेंगे मतलब कि क्या लिखोगे, प्रत्येक y के लिए x की केवल एक वैल्यू, यहाँ पे y के लिए, y के लिए x की एक से ज्यादा वैल्यू किसी एक में वैल्यू। आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक का मतलब ये होता है कि भैया जो रेंज है वो इक्वल हो जाए कोडोमेन के, अभी ये भी समझाते हैं। और अंतरछेपी का मतलब है कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो चार फंक्शंस हैं, चार कौन कौन से फंक्शन है, 1 1, मेनी वन, ऑन टू एंड इन टू। 1 1 का मतलब क्या है कि प्रत्येक y के लिए x की केवल एक वैल्यू हो तो हम लोग बोलेंगे कि 1 1 है। मेनी वन क्या है कि y की किसी एक वैल्यू के लिए कम से कम x की दो वैल्यू अवेलेबल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन। आच्छादक का मतलब क्या है, कोडोमेन एंड रेंज आपस में इक्वल होंगे तो आच्छादक हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अंतरछेपी का मतलब क्या है, जो रेंज है कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये हमारा फंक्शन कौन सा है, इनटू का फंक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पिक्चर से देखें कि भाई पिक्चर से कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं ये है, कोई भी एलिमेंट्स ले लो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 ले लो, यहाँ पे 2 3 4 ले लो, क्लियर है, मैपिंग करा दो, केवल एक एक मैपिंग हो रही है, केवल एक एक मैपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है, 1 1 है। बट इधर आ जाओ, 1 2 3 है, 2 3 4 है, इनकी मैपिंग हम लोग करा रहे हैं। 1 का 2 के साथ करा दो, 2 को 3 के साथ करा दो, 3 का 3 के साथ करा दो। यहाँ पे देख रहे होगे 3 के लिए x की दो वैल्यू अवेलेबल है, 3 के लिए x की दो वैल्यू अवेलेबल है, कौन कौन सी, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन, ये क्या हो जाएगा बेटा, मेनी वन हो जाएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं रेंज एंड कोडोमेन की, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल बना लो भाई, 1 2 3 2 3 4, इनकी मैपिंग हमने करा दी, इनकी मैपिंग करा दी। यहाँ पे रेंज की बात करोगे तो रेंज कितना आ रहा है बेटा, 2 3 4, कोडोमेन कितना आ रहा है बेटा, ये भी 2 3 4 आ रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, अगर आपस में इक्वल हैं तो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फलन है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो दूसरा वाला पीछे वाला सेट बन रहा है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। ऑन टू के आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो पीछे वाला सेट है, जो पीछे वाला जो सेट बना है, बॉक्स बना है, उसमें भी कोई एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट्स खाली नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है बेटा, ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन है। आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाला क्या है बेटा, 1 2 3 2 3 4, इनकी मैपिंग करा दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 छूट गया, तो रेंज कितना होगा, 2 3 है, और कोडोमेन कितना है बेटा, 2 3 4 है। इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा भैया, इनटू फंक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना आप, जो रेंज होता है
वो किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का, मतलब कि कोडोमेन बड़ा होता है। ये इतनी बात हो गई, क्लियर है? तो ये चारों के चारों फंक्शंस हमें पढ़ने थे इसमें, यही चार फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, इन्हीं चारों पे क्वेश्चन आएगा, इन्हीं चारों को आपको सॉल्व करना है पेपर में, क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन बाय वन करके देखते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। अंतःक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन की बात हो रही है, इनटू फंक्शन की बात अगर हो रही है तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं इनटू फंक्शन में। यदि फलन f, ये भाई बता रहा है कि a टू b एक फंक्शन है, सेट a आगे वाला बॉक्स है, सेट b पीछे वाला बॉक्स है, a टू b एक फंक्शन है इस प्रकार हो कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में प्रतिबिंब हो, तो परंतु b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इस प्रकार के फलन को अंतःक्षेपी फलन या फिर इनटू फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आगे वाला सेट है उसके सभी एलिमेंट्स का प्रतिबिंब सेकंड में होने चाहिए, बट सेकंड में कोई ऐसा एलिमेंट छूट जाना चाहिए जिसका प्रतिबिंब फर्स्ट वाले में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी। वही मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया था कि सेकंड वाले सेट में अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो हम लोग उसे बोलेंगे अंतःक्षेपी, क्योंकि भैया अगर छूटा तो रेंज जो है, जो एलिमेंट छूट गया उसमें से हट जाएगा, बट कोडोमेन में वो आएगा, एलिमेंट्स वो आएगा, तो रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होगा, तो वहां से क्या हो जाएगा बेटा? वहां से क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्लियर है? ये वही सारी कहानी लिखी गई है, इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऋणात्मक हो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब के ऋणात्मक। अब आपको भी पता है कि भैया ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब अगर हम लोग कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें तो भैया आर आ रहा है, और रेंज की बात करें तो कुछ और आ रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी आ रही है, जीरो टू इन्फिनिटी आ रही, तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन क्या है बेटा? इनटू फंक्शन है। आच्छादक फलन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ऑन टू फंक्शन में जो रेंज है वो किसकी इक्वल होगी? कोडोमेन की इक्वल होगी। रेंज किसकी इक्वल होगी बेटा? कोडोमेन की इक्वल होगी, क्लियर है? तो यदि फलन a टू b इस प्रकार है कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में तथा b के प्रत्येक अवयव समुच्चय a का किसी न किसी अवयव का f प्रतिबिंब हो, तो f क्या कहलाएगा भाई? एक आच्छादक फलन कहलाएगा। मतलब कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए जिसकी इमेजेस पहले वाले सेट में ना बनी हो, ठीक है? तो आपका कहलाएगा क्या? आच्छादक फलन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 है, ए बी है, ए टू बी हमें फाइंड आउट करना है, 1 है, 2a है, 3b, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स यूज हो गए, और यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पर समुच्चय a का प्रत्येक अवयव 1 2 3 का b में f इनवर्स, b का मतलब f इनवर्स प्रतिबिंब है, इस प्रकार b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का इनवर्स वाला प्रतिबिंब है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आच्छादक फलन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आच्छादक फलन बोलेंगे, क्लियर है? अब बात करते हैं एकाएकी फलन या फिर एकाएक फलन, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है अगर कहीं आपको एकाएकी या फिर एकाएक दिखे। एकाएक की जगह एकाएकी भी हो सकता है, एकाएकी की जगह एकाएक भी हो सकता है, दोनों सेम ही है, ठीक है? या फिर वन वन इंजेक्टिव बोल सकते हो। तो वन वन की डिफिनेशन मैंने क्या बताई थी? प्रत्येक एक्स के लिए वाई की एक वैल्यू अवेलेबल हो, या प्रत्येक वाई के लिए एक्स की एक वैल्यू अवेलेबल। वाई में कोई एलिमेंट्स छूट जाएगा तो भी चलेगा, मतलब कि वाई में जिन एलिमेंट्स का प्री इमेजेस ए में है वो केवल एक ही होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे यदि समुच्चय बी के भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए के भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब हो, ये इनवर्स वाला है भाई, एफ इनवर्स प्रतिबिंब हो, तो एफ ए टू बी को एकाएकी फलन कहते हैं, एकाएकी फलन कहते हैं। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये प्रूव करने का एक तरीका अभी सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, क्लियर है? अब बात करते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फलन बोलते हैं। देखो
बाइजेक्टिव फंक्शन क्या बोला जाता है? वन इंजेक्टिव का, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, इंजेक्टिव का मतलब ये होता है भाई केवल वन वन, बट बाइजेक्टिव का मतलब बेटा ये होता है ना वन वन प्लस का ऑन टू फंक्शन। अगर ये है तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर ये है तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यदि फलन, यह फलन एकेकी भी है और आच्छादक दोनों हो, अर्थात फलन ए टू बी में ए के प्रत्येक अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यहाँ पे इन्होंने डिफिनेशन दे रखी है, और ए के किसी भी एक अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को एकेकी फलन आच्छादक फलन कहते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग दोनों प्रूव करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और परिसर भी हम लोग प्रूव करते हैं। ऑन टू का मतलब क्या है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो पहले आप एकेकी प्रूव करोगे, फिर आप रेंज लेके प्रूव करोगे कि भैया कोडोमेन के इक्वल है। बहु एकेकी फलन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन मतलब कि y की किसी एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू अवेलेबल हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये हमारा क्या है? बहु एकेकी फलन है, बहु एकेकी फलन है। यदि फलन a टू b इस प्रकार हो कि समुच्चय a के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय b में f इनवर्स प्रतिबिंब एक हो, वही सेम चीज, तो उस फलन को बहु एकेकी या फिर अनेक एकी मेनी वन फंक्शन कहते हैं। बहु एकेकी फलन है, यहाँ पे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, एक्स वन एक्स टू नॉट इक्वल टू है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पे। अच्छा पहले ये एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये वाला पहले हम लोग, ये एक उसका क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन है, तो पहले एक रिलेशन का क्वेश्चन बना लेते हैं एक दो। क्या कह रहा है कि मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 है, उसके बाद ये बना है, द्वारा परिभाषित संबंध है, निम्नलिखित में से सही उत्तर बताना। आपके पास 5 ऑप्शन है, इसमें से ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहले अगर हम लोग स्वतुल्य की बात करें तो बेटा 1 1 होना चाहिए, है 1 1 बिल्कुल है। 2 2 होना चाहिए, इसमें है 2 2 बिल्कुल है। 3 3 है क्या? बिल्कुल है। 4 4 है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब स्वतुल्य तो है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब स्वतुल्य। तो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करते हैं स्वतुल्य का, किंतु स्वतुल्य नहीं है, गलत बात है। स्वतुल्य तो है बेटा, स्वतुल्य तो है। अब सम्मित की बात करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य तो है, सम्मित की बात करते हैं। एक ही ऑप्शन हटा, 1 2 है क्या? 2 1 कहीं दिख रहा है? 1 2 बिलोंग्स टू आर है बच्चा, और 2 1 नहीं है, नहीं है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। सममित नहीं है तो तुल्यता हट गया, क्योंकि भाई सम्मित नहीं है तो तुल्यता ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसमें आओ भाई, किंतु सम्मित नहीं है, किंतु संक्रामक नहीं है, सम्मित है, गलत बात है। एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो बी वाला क्या हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, इसी बी वाले में बैठ रहा है, बी वाला परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए समुच्चय n में, n का मतलब है नेचुरल नंबर, n का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, समुच्चय n में a इज इक्वल टू बी माइनस टू, बी ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। सही उत्तर हमें जांचना है कि भाई इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्या क्या गिवन है? a इज इक्वल टू बी माइनस का 2 है, और भाई साहब ने खुद बोला है कि भैया b क्या है? ग्रेटर देन 6 है। b क्या है? ग्रेटर देन 6 है, तो हमें पेयर बनाना है a कॉमा b। अगर a कॉमा b बनाना है तो महाराज b ग्रेटर देन 6 होना ही चाहिए ना। तो क्या इसमें b 6 है? नहीं गुरुजी, हट गया, b ग्रेटर देन 6 नहीं है, 4 ही है। अब इधर आ जाओ, इसको लिख सकते हो b माइनस ए इज इक्वल टू 2, b माइनस का a इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, गलत बात है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका 1 आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक ही ऑप्शन सही होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर है? क्लियर है?
पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन किसका? फंक्शन का। यहां से फंक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भाई, फंक्शन वाले, फलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, फलन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/x है और R2R है। R2R इकाई आच्छादक है जहां R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का R समुच्चय है। अच्छा, ये और नॉट है, जहां R नॉट और नॉट है। R नॉट एक इकाई की जहां R नॉट सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R नॉट, R नॉट नहीं, R निगेटिव होगा, या फिर आप ऐसे समझो निगेटिव वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? निगेटिव वाली वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है एक ही तथा। अच्छा, तो आर नॉट सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का, अच्छा सॉरी, ये आपका आर नॉट का मतलब है ना कि आर माइनस जीरो है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते बस, और बाकी सारी वैल्यू रख सकते। और हम लोग एक मेथड सीख लो, काम आएगा। सर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो हम लोग रखेंगे क्या? f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और यहां से प्रूव करेंगे कि भाई x1 इज इक्वल टू x2। अगर आया तो एक ही है, तो 1/x1 1/x2 यहां से, इसका मतलब बेटा क्या है? इक्कीकी है। इसका मतलब क्या है बेटा? इक्कीकी है। अब हम लोग रेंज निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। ये क्या है? डोमेन है, सॉरी कोडोमेन है, कोडोमेन दे रखा है। हम लोग रेंज निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना बेटा? 1/x है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1/y आएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/y आएगा। इसका मतलब क्या है? y नॉट इक्वल टू जीरो होगा, y नॉट इक्वल टू जीरो होगा। y की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो y बिलोंग्स टू कहाँ होगा? y बिलोंग्स टू कहाँ होगा भैया? y का संबंध किससे है? r माइनस जीरो से। तो यही तो परिसर है, यही तो परिसर है, ये परिसर रहा, वो कोडोमेन है। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। तो इक्कीकी तथा आच्छादक दोनों है। अब आ जाते हैं आगे हम लोग। इन्होंने कहा कि आर नॉट को एन से बदल दो। अब फंक्शन में बस इतना चेंज हो रहा है, एन टू एन हो गया, और ये अभी भी और नॉट है। तो क्या ये परिणाम सत्य होगा? अब आपसे पूछा है क्या ये इक्कीकी और आच्छादक होगा कि नहीं होगा? इक्कीकी और आच्छादक होगा कि नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू अभी भी 1/x है, f(x1) इज इक्वल टू 1/x2, 1/x1 1/x2, x1 इज इक्वल टू x2। भैया इक्कीकी तो है, इक्कीकी तो है, नो डाउट इक्कीकी है, ठीक है, इक्कीकी तो है। बट आच्छादक जब हम लोग चेक कर रहे हैं बेटा, आच्छादक चेक कर रहे हैं, तो जो रेंज आ रहा है बेटा, जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? आर माइनस का जीरो आ रहा है, आर माइनस का जीरो आ रहा है। एक सेकेंड, एन से बदल दिया जाए, आर नॉट को प्रांत एन से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्वत आर नॉट ही रहे, तो भी क्या ये परिणाम सत्य होगा? बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि हमने प्रांत चेंज किया है, हमने प्रांत चेंज किया है। प्रांत चेंज करने से हमारा रेंज थोड़ी चेंज हो गया, आर नॉट है, और यहाँ पे भी आर नॉट ही है, तो रेंज आपका कितना आ रहा है? आर माइनस का नॉट। तो ये अभी भी है, सत्य है। क्या है बेटा? सत्य है, क्योंकि अभी भी रेंज वही आ रही, आर माइनस का आर नॉट ही आ रही। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस फलन का हमें क्या करना है? एन टू एन फलन है, जेड टू जेड है, आर टू आर है, एन टू एन है, जेड टू जेड है, अलग अलग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला वाला इन्होंने बोला कि इकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए, ठीक है भाई। पहले की हम लोग जांच करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। पहला वाला y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू, मतलब कि एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, मतलब कि एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। गलत बात है भाई, गलत बात है, क्योंकि दो वैल्यू नहीं आ सकती, तो इकैकी नहीं है, इकैकी नहीं है, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। चलो अगली बात, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू रूट वाई है। यहां से कह सकते हैं कि y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या फिर जीरो से बड़ी होगी। बट यहां पे अगर आप देखोगे ये इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज जीरो टू इन्फिनिटी। बट भैया यहाँ पे कोडोमेन, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कितना आया है, n आया है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ना तो एक ही है ना तो आच्छादक है, ठीक है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक फलन है, दोनों नहीं है, ठीक है सर। दूसरा, दूसरा वाला क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी भी एक्स स्क्वायर है बट चेंज हो गया, जेड टू जेड चेंज हो गया। जेड टू जेड का मतलब क्या है, इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है, तो हमने इंटीजर ले लिया। यहाँ पे इकैकी के लिए जांच रहे हैं, इकैकी के लिए सेम वही डिट्टो आ जाएगी, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। गलत बात है, इकैकी नहीं है। इसकी रेंज अगर हम लोग निकालें तो रेंज कितनी आई थी भाई, रेंज कितनी आई थी, जीरो टू इन्फिनिटी आई थी। और यहाँ पे इन्होंने जेड बोला है, ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये बेटा कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये इनटू है, इकैकी नहीं है ना तो आपका आच्छादक है, दोनों नहीं है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े हम लोग, तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं, आर टू आर फलन पे। अच्छा, तीसरा वाला फलन क्या है, आर टू आर है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तीसरे वाले फलन को चेक करते हैं, आर टू आर को, और ढूंढते हैं क्या आता है। तीसरा वाला फंक्शन क्या है हमारा, सर वही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f आर टू आर में, यही है ना, एफ एक्स है। तो पहले हम लोग इकैकी के लिए, फॉर इकैकी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, मतलब कि एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, आच्छादक के लिए। भैया रेंज हम लोग बार बार निकाल रहे हैं, रेंज कितनी है, जीरो टू इन्फिनिटी है, जीरो टू इन्फिनिटी। ये नॉट इक्वल टू किसके है, कोडोमेन के, मतलब कि आच्छादक नहीं है। सर क्या सब में यही आएगा, इकैकी नहीं है, आच्छादक नहीं है बेटा। अब देखते हैं हम लोग तीसरे वाले को, सॉरी फोर्थ वाले को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और एन टू एन है, एन टू एन फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स क्यूब है और फंक्शन क्या है, एन टू एन। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या आता है, क्या आता है भाई, फॉर इकैकी। सर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, हाँ जी बिल्कुल। सर एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब, बहुत अच्छी बात है। सर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, वाह, एक्स वन इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एक्स टू आ गया। इसका मतलब क्या है ये, सर इकैकी है, डन है भैया। दूसरी,
किसके लिए? आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, x y की पावर 1/3 है। x इज इक्वल टू क्या है? y की पावर 1/3 है। x इज इक्वल टू क्या है? y की पावर 1/3। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें y, y की वैल्यू क्या हम लोग कुछ भी रख सकते हैं? y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं क्या? निगेटिव रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर नहीं आता निगेटिव। क्यूब रूट के अंदर आ सकता है, अगर क्यूब रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है तो बाहर कर लो, कर सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या है? इसकी रेंज कितनी होगी? रेंज क्या होगी भैया? y, रेंज का मतलब क्या है? r, r का मतलब क्या है भाई? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये दोनों है, एकैकी भी है, आच्छादक भी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है? आखिरी वाला एक्स क्यूब, जेड टू जेड में, जेड टू जेड में देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई? एक्स क्यूब है, और ये कितना है भाई? जेड टू जेड है। सॉल्व करो। आखिरी वाला है ना, कितना, कौन सा नंबर है भाई? फोर्थ, पांचवा। यहां से अगर हम लोग देखें, जेड टू जेड है f(x1), f(x2), भैया यहां से x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब, x1 इज इक्वल टू x2, ये आ गया। अगर हम लोग कोडोमेन की बात करते हैं, सॉरी रेंज की बात करते हैं, रेंज निकालते हैं, ये एकैकी है, नहीं तो कहो सर क्या लिख रहे हो, एकैकी है बेटा, एकैकी है। ठीक है, इधर आ जाओ, रेंज की बात करते हैं, जेड टू जेड की, जेड टू जेड है। यहाँ पे ये जेड टू जेड जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? ये कोडोमेन है, कोडोमेन है जेड। और जब हम लोग रेंज निकालने जाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 है, मतलब कि ये क्या है बेटा? रेंज कितनी आ रही? रेंज कितनी आ रही? सर कुछ भी रख लो आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये नॉट इक्वल टू किसके है? कोडोमेन के। इसका मतलब ये क्या है भाई? आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है, कोडोमेन। अच्छा एक सेकेंड, इसकी रेंज क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगी क्या? नहीं 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 नहीं, जेड है, जेड एक इंटीजर है, तो माइनस का 2 का नहीं होगा। एक सेकेंड, ये रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगी। हाँ, इसको देखते हैं क्या होगा भाई, 3 × जेड होगा। रेंज क्या होगी बेटा? 3 × जेड होगा। जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं कितना आएगा भाई? -27 होगा, -8 होगा, -1 होगा, एंड उसके बाद 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर उसके बाद 27 होगा, फिर ऐसे करके होगा। ठीक है, 27 होगा। अब इसके बीच में इंटीजर्स छूट रहे, इंटीजर्स छूट रहे, इंटीजर छूट रहे। इंटीजर का मतलब क्या है? ये रेंज है, ये रेंज है, इसकी रेंज है। क्या रेंज है भाई? एक सेकेंड, ये रेंज है? नहीं, ये रेंज नहीं है, नंबर्स होंगे, 1, -1, 2, 3, 4।
-1 ठीक है, 2 किसका होगा, 8 का होगा, 3 क्या होगा, 4, 3 किसका होगा, 27 का होगा। अच्छा रेंज तो वही आएगी यार, रेंज तो वही आएगी, इसको मैं ग्राफ से भी समझा रहा हूँ। ये आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही आएगा, जैसे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा, जेड लिखो यार, जेड। तो ये तो आच्छादक है यार, कोडोमेन के इक्वल है, इक्वल है भैया कोडोमेन के। तो ये किस हो जाएगा भैया, क्या आपका आच्छादक है। कैसे इक्वल आया उसको देखते हैं। ये बॉक्स है, दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, माइनस का 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब कर रहे हैं। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। बट यहाँ पे छूट तो रहा है, ठीक है। -1 का क्यूब करोगे -1, -2 का क्यूब करोगे -8, बट यहाँ पे -2 किसका क्यूब होगा, -2 तो किसी का क्यूब नहीं होगा। y बिलोंग्स टू क्या है भाई, z का क्यूब होगा। आप लिख सकते हो नंबर्स का क्यूब। इसमें छूट रहे हैं ना नंबर्स, क्या क्या छूट गया भाई, 2 छूट गया, -2 छूट गया, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, रेंज इक्वल नहीं होगी, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भाई 2 छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे -2 छूट गया, ठीक है। उसके बाद -3 छूट गया, 3 छूट गया, तो बहुत सारे नंबर्स छूट रहे। तो अगर एक भी नंबर छूटा तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। हो गए 5 के पांचों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पांचों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, सिद्ध कीजिए, क्या बोला है भाई, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आर टू आर है, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है, कम से कम उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये फिल होगा, ये खाली हो जाएगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे कंटिन्यू, ये खाली होगा, फिर ये आपका खाली होगा, ये फिल है भाई, फिर ये खाली होगा, ये फिल है इधर, तो ये क्या है, 1 है, माइनस का, ये माइनस का 2 है, सिमिलर ये -3 होगा, ऐसे करके सीढ़ी नुमा जिसे बोलते हैं, सीढ़ी नुमा। ध्यान से देखो, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन आर टू आर ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, जहां इतना कम से कम उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अच्छा, हमें एकैकी अगर चेक करना है, फॉर एकैकी आप x की दो वैल्यू ले लो, कौन सी, 0.9 और कोई और ले लो यार, 0.8 रख लो, तो इन दोनों के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो भैया एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, क्लियर है, एकैकी नहीं है। अब हम लोग दूसरी वाली बात चेक करते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए इन्होंने जो कोडोमेन दे रखा है आर है, बट भैया यहाँ पे ये जो बीच वाली वैल्यू है वो कहाँ गई, ये बीच वाली वैल्यू कहाँ गई, रेंज तो इंटीजर आ रही है, रेंज बेटा कितनी आ रही, इंटीजर आ रही, इंटीजर आ रही, तो ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो आच्छादक नहीं है।
आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि इतना द्वारा प्रदत्त मापांक फलन R2R ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है जहां इतना 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 बराबर है। आपको पता है कि जब हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, एक्स की वैल्यू आप 2 रख लो, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप 1 रखो और एक्स की वैल्यू -1 रखो, इन दोनों की वैल्यू के लिए वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब कि भैया एक ही नहीं है। ठीक है, एक ही नहीं है। एक ही का मतलब होता है कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x की केवल एक वैल्यू हो, या फिर x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y में केवल एक वैल्यू हो। यहाँ पे x की 2 वैल्यू के लिए y की केवल एक वैल्यू है। ठीक है, -1 रखो 1 रखो, दोनों पे y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। इसका मतलब ये क्या है भाई, एक ही नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं आच्छादक। क्या चेक करेंगे बेटा, आच्छादक, और ढूंढेंगे आच्छादक में क्या कहानी है। आच्छादक में हम लोग सबसे पहले रेंज निकाल लेते हैं। भैया रेंज देखने से कहाँ चल रही है, यहाँ रेंज आप देखोगे 0 से नीचे सर कुछ नहीं है, 0 से नीचे हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, तो रेंज कितनी हो जाएगी भाई, 0 टू इन्फिनिटी। कितनी आ रही, 0 से इन्फिनिटी आ रही। क्या इन्होंने बोला था 0 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन है, कोडोमेन इन्होंने आर बोला है। अगर इस भाई साहब ने कोडोमेन को आर बोल दिया तो ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब क्या है भाई, ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, नोट कर लो भाई यहां तक फटाफट। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, अब देखो यूपी बोर्ड के भी बच्चे देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड के भी बच्चे देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, देखो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दी, ठीक है, थ्योरी भी आपको बता दिया। अब जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपको लाइव सेशन में होगा वाईटी चैनल पे, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पे। तो वहां पे आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और वहीं पे हम लोग एमसीक्यू सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं एमसीक्यू सेशन में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय बच्चों, लव यू, टेक केयर।